तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करने हैं। तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है। तो सबसे पहले इसमें पेपर में दो तरीके से स्टेटमेंट पूछ सकता है, तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट याद रखने हैं। तो बच्चे क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, कहता द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। बच्चे ये साइन आने का मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, यानी आप एक हिस्से में इस चीज को लेकर चलोगे और ये चीज प्रूव करोगे, और फिर कन्वर्स हेडिंग लगाकर आप ये चीज लेकर चलोगे और ये चीज प्रूव करोगे। तो इफ एंड ओनली इफ देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स बनने वाले। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। कहता है यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, यानी दो सब ग्रुप दिए हुए हैं और कहता दो सब ग्रुप का यूनियन भी लेकर चलो कि वो क्या होगा, सब ग्रुप। तो प्रूव करो वन इज कंटेन्ड इन अनदर। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हम दो सब ग्रुप लेकर चले हैं, तो कहता प्रूव करो या तो एच के में कंटेन कर रहा है या के एच में कंटेन कर रहा है। देखो क्या लिखा है, वन इज कंटेन्ड इन अनदर। तो हमें प्रूव करना है कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन करता है। अब हमें क्या पता कौन सा सेट किस में कंटेन करता है, तो पॉसिबिलिटी दो अराइज होती है, या तो एच के में कंटेन करेगा या के कंटेन करेगा एच में। तो बुक में तो ये स्टेटमेंट है, पर बच्चे पेपर में ये नाम से भी स्टेटमेंट आ सकता है और दोनों का मीनिंग एक ही है। मेन इंपॉर्टेंट ये पहले वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये होता है जो मैंने नीचे वाले में लिखा है कि आइदर H कंटेन इन K और K कंटेन इन H। तो बच्चे वापस सुने, पहले हिस्से में हमें दो सब ग्रुप दिए हुए हैं और उनका यूनियन भी हमें क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी सब ग्रुप होता है, ये लेकर चलो और प्रूव करो आइदर H कंटेन इन K और K कंटेन इन H, या तो H K में बैठा है या K H में बैठा है, ये प्रूव करेंगे। फिर कन्वर्स में हम ये लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि दो सब ग्रुप जो होते हैं उनका यूनियन भी हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप। तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात तो सुनो, अगर दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, पर अगर पूरी लाइन ये है कि एक दूसरे में कंटेन करता है तो पक्की बात है कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी क्या होगा, सब ग्रुप। जैसे थोड़े दिन पहले हमने इंटरसेक्शन वाली की थी, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें सीधा था कि दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होगा, पर दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन हमेशा सब ग्रुप तभी होगा जब एक दूसरे के अंदर क्या करता हो, कंटेन करता हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रूफ गिवन के लिए बच्चे, क्योंकि सब ग्रुप चैप्टर चल रहा है तो आप ग्रुप की बात तो करोगे ही करोगे। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग लेट जी बी अ ग्रुप, जी क्वेश्चन में कोई ग्रुप है। फिर दो सब ग्रुप तो लेकर चलने ही है, तो मान लिया कोई H और K, इसके अकॉर्डिंग लिख दिए दो सब ग्रुप के नाम H और K। लेट H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ G। तो ये दोनों हम क्या लेकर चले हैं, G के सब ग्रुप लेकर चले हैं। पहले हिस्से में हम ये चीज लेकर चल रहे हैं, तो पहले हिस्से में अगर ये चीज लेकर चल रहे हो तो इसका मतलब आप मानकर चल रहे हो कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी क्या है, सब ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे, सपोज, यानी हमने मान लिया है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप। पहले हिस्से में हम लेकर चल रहे हैं कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी क्या होता है, सब ग्रुप। तो इस लाइन का मतलब क्या है, दैट मीन्स अर्थात H यूनियन K को आप लेकर चल रहे हो इज आल्सो अ सब ग्रुप। तो पहले पोर्शन में आप ये सब ग्रुप लेकर चल रहे हो। अब बच्चे सब ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठाना होता है, पर उसके अलावा आपको पहले दिन बताया भी था कि सब ग्रुप की मेन डेफिनेशन कभी नहीं भूलनी। सब ग्रुप की मेन डेफिनेशन एक ही है और वो थी कि उस सेट को ग्रुप प्रूव कर दो। अगर किसी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है तो एक तरीका ये भी था कि उस सेट को ग्रुप प्रूव कर दो। तो अगर कोई चीज ग्रुप प्रूव हो जाएगी तो ऑलरेडी वो सब ग्रुप हो जाएगी। तो बच्चे मेन डेफिनेशन तो उसकी यही है कि अगर कोई चीज सब ग्रुप है तो वो इटसेल्फ अ ग्रुप, तो वो खुद क्या होगा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। फिर वो तो हमने शॉर्टकट निकाल लिया था कि अगर किसी भी सेट में ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट बिठा दो तो भी सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। पर मैंने आपको स्पेशली कहा था बेसिक डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है, उसका आज यूज करेंगे। अच्छा सुने,
ये चीज तो आप लेकर चल पड़ रहे। प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में लिखा हमने, सिद्ध करना है वन इज कंटेन्ड इन अनदर। तो ये लाइन लिख दी जो हमें प्रूव करनी थी, वन इज कंटेन्ड इन अनदर। और इसको अगर शब्दों में आगे लिखे तो क्या लिखेंगे, दैट इज टू प्रूव। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है आइदर या तो एच के में कंटेन करता हो, आइदर एच कंटेन इन के और के कंटेन इन एच। ये लाइन हमें प्रूव करनी है। अब बच्चे कई थ्योरमों में हमने ऐसा काम किया है, जो चीज प्रूव करनी है अगर उसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है तो आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करोगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लो। हमें प्रूव करना है या तो एच के में है या के एच में है, हम कहेंगे हमारे हिसाब से ना तो ये इसमें कंटेन कर रहा ना ये इसमें कंटेन कर रहा। अब आपने कुछ गलत मान लिया, जब गलत मान लिया तो एंड में जो भी रिजल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, गलत। तो इसका मतलब हमने जो मानना वो गलत मानना। हमने गलत क्या मानना है कि ये इसमें हमारे हिसाब से कंटेन नहीं करता, तो फिर जो हमने मानना वो गलत माना। तो इसका मतलब सही बात क्या है कि ये इसमें कंटेन करता है। तो प्रूव तो मुझे ये लाइन करनी है, पर मेरे पास इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कब यूज करते हैं, जब कोई चीज को प्रूव करने का तरीका हमारे पास नहीं है, तो फिर हम उल्टा मेथड लगाकर उसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव ये करना है, पर मैंने एज अ कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास मान लिया। विरोधाभास का मतलब जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लिया। तो एज अ कॉन्ट्राडिक्शन अपनों ने बना दिया पहला केस, हमारे हिसाब से लेट एच इज नॉट कंटेन इन के। तो प्रूव तो करना था कंटेन कर रहा है, पर हमने गलत मान लिया। हमने कहा हमारे हिसाब से तो एच के में कंटेन नहीं कर रहा। और हल्की सी लाइन लगाकर बच्चे यहाँ पर केस सेकंड लिखने का तरीका पेपर में यही रखना। इसको भी मान लिया, ये भी हमारे हिसाब से कंटेन नहीं कर रहा है। बड़ी लॉजिकल थ्योरम है बच्चे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। अब अपनों ने मान लिया एच के में कंटेन नहीं कर रहा। अब एक एग्जांपल सुनो बच्चे, मान लो अपने पास ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है बच्चे अपने पास मान लो 3 4 5। तो मुझे देख कर बताओ क्या इस एग्जाम्पल के लिए ए जो है वो बी में कंटेन कर रहा है क्या? क्या ए सेट बी में जाने को तैयार है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे ए के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के पास तो हैं पर बी के पास नहीं है। देखो कंटेन का मतलब क्या होता है कि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के में होने चाहिए, तब वो बंदा उसमें जाकर कंटेन करेगा। जैसे अगर अपने इसी एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर दें, ए के अंदर मान लो 1 2 है और बी के अंदर मान लो 1 2 3 4 5 है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में हैं। तो इस हिस्से में ए जो है वो किस में कंटेन कर रहा है? बी में। तो कोई चीज कब कंटेन नहीं करती, हमारा मुद्दा तो ये है कि जब हम ये मानकर चले हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं वो सोच रहे हैं। तो अगर ये केस है कि एच के में कंटेन नहीं कर रहा, तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी रही होगी क्या कि ए के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट, कम से कम, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इस केस में ज्यादा है 1 और 2, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के पास तो हैं पर बी के पास नहीं है, पर कम से कम एक तो होएगा ही ना। सोचो अगर ये बंदा इसमें कंटेन नहीं कर रहा तो कम से कम एक एलिमेंट एच में ऐसा जरूर होगा जो एच के पास तो होगा पर के पास नहीं होगा। एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के पास हैं पर के बी के पास नहीं है, इसलिए हमने लिखा है कि ए डजंट कंटेन इन बी। तो बच्चे यहां से एक लाइन जो हमें समझ में आई वो क्या कि एच के पास कम से कम एक एलिमेंट तो पक्की बात है ऐसा है ही है जो एच के पास है पर के पास नहीं है। तो इसके बाद लाइन लिखोगे, अगर एच के में कंटेन नहीं कर रहा देन ये किसका साइन होता है? देयर एग्जिस्ट, विद्यमान होना। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हिंदी में होता है कम से कम। तो मैंने क्या लिखा तब? कम से कम देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया, मान लिया अल्फा, जो एच में तो है, कोई एक एलिमेंट जिसका नाम अल्फा रख दिया जो एच के पास तो है पर पक्की बात है के पास नहीं होगा, बट अल्फा
डज नॉट बिलोंग्स टू के। तो इस लाइन का अर्थ ये होता है, क्या लिखा वापस सुन लो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी सुन लो। तो मैंने इस लाइन को पढ़कर क्या लिखा, तो कम से कम एक बंदा अल्फा नाम का एच में ऐसा जरूर होगा जो एच के पास तो होगा पर के पास नहीं होगा। इसको मार्क कर दिया बच्चे इक्वेशन नंबर 1, और एटलीस्ट को हिंदी में बोलते हैं कम से कम। बड़ी अच्छी लाइन बच्चे, इसको समझ पाए हो तो। फिर के अगर एच में कंटेन नहीं कर रहा तो फिर के में भी कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रहा होगा जो के पास तो होगा पर एच के पास नहीं होगा। अब अल्फा एलिमेंट तो यूज कर चुके हैं, तो इसमें किसी और नाम का, तो अल्फा के बाद बीटा लिखते हैं हम, तो इसके बाद लाइन लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट बीटा जो कि के में तो होगा बट ये वाला बीटा एच में नहीं होगा। ये बात तो तुम इसके लॉजिक्स को समझकर लिख सकते हो। अगर ये लाइन समझ आ गई तो उसके बाद थ्योरम बड़ी सिंपल है बच्चे। तो बच्चे पहले पोर्शन में हम एच यूनियन के को सब ग्रुप लेकर चले हैं। प्रूव करना है या तो एच के में या के एच में। हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस लाइन को प्रूव करने का, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो चीज प्रूव करनी है उसका क्या मान लिया, उल्टा। हमने कहा एच हमारे हिसाब से के में कंटेन नहीं कर रहा। फिर इसका अगर अर्थ समझे तो इसका मीनिंग कि एच के पास कम से कम एक एलिमेंट, देखो मैंने कम से कम लिखा है, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 3 4 5, पर एक तो पक्की बात ही होगा, क्योंकि अगर ये चीज इसमें कंटेन नहीं कर रही तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो इसके पास तो होगा पर इसके पास नहीं होगा। और सेम यहां पर भी एक लाइन लिखी कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके पास होगा पर एच के पास नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को एक छोटी सी बात सोच के बताना बच्चे, फोकस करना तुम लोग इस एग्जाम्पल पे। तुम लोग देख पा रहे हो कि 1 नाम का एलिमेंट ऐसा है जो ए के पास तो है पर बी के पास नहीं है। तो तुम अपने मन ही मन अल्फा की वैल्यू 1 सोच के रखो कि 1 ए के पास यानी एच के पास तो है। मैं तुम्हारे लिए एच और के ही नाम कर देता हूं और बेटर समझ जाओगे। ये लो, ए और बी सेट के नाम चेंज कर दिए मैंने तुम्हारे लिए, एच के, और तुम क्लियरली देख पा रहे हो एच डजंट कंटेन इन के, और या ये भी लिख सकते हो के डजंट बिलोंग्स टू एच। दोनों ही बातें इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना जो मैं बात समझाने जा रहा हूं। जो अपनों ने ये लाइन लिखी है उस लाइन के लिए अल्फा एलिमेंट जो भी है वो हम बता देते हैं कौन है। बच्चे एच के में कंटेन नहीं कर रहा, तुम्हें दिख भी रहा है एच के में कंटेन नहीं कर रहा, तो उसके लिए कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एच के पास होगा पर के पास नहीं। तो देखो कौन सा एलिमेंट ऐसा है, 1 और 2 दो एलिमेंट ऐसे हैं, तो हमने मान लो अल्फा की वैल्यू 1 ले ली। अल्फा बराबर 1 एलिमेंट ऐसा है जो एच के पास है पर के पास नहीं है। तो ये लाइन तुम्हें समझ आ रही है कि 1 एच के पास है पर 1 के पास नहीं है। अब इधर आ जाओ, के में भी कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो के पास है पर एच के पास नहीं है। तो देखो ध्यान से, 4 नाम का एलिमेंट अगर बिट्टा में ले लें तो वो 4 एलिमेंट के पास तो है पर एच के पास नहीं है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी इसके अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम्पल साइड में जरूर ना लेना जिससे तुम्हें पूरी बात अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो बच्चे ध्यान से, इतना काम करने के बाद जो मैं एक लाइन बताने जा रहा हूं वो मुझे सोच के बताना। अगर अपने इन दोनों सेटों का यूनियन निकालने यानी एच यूनियन के निकालने, तो एच यूनियन के में क्या क्या आएगा। यूनियन का मतलब तो सब कुछ ही लेना होता है, और कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखेंगे पर लेंगे सब कुछ। तो एच यूनियन के में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। और मुझे देख कर बताना क्या एच यूनियन के में अल्फा और बीटा दोनों बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 जो कि आपको इसमें दिखाई दे रही है, बीटा की वैल्यू 4 जो भी आपको इसमें दिखाई दे रही है। तो आप यहां से, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी बच्चे, फ्रॉम 1 and 2 आप क्लियरली उस एग्जाम्पल में देख सकते हो अल्फा एच के पास है, बीटा के पास है, यानी 1 एच के पास है और 4 के पास है, पर 1,4 यानी दोनों के दोनों एलिमेंट एच यूनियन के में तो होंगे ही, क्योंकि यूनियन में तो हम सब कुछ लेते हैं चाहे वो एक के पास हो और एक के पास ना हो। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्लियरली लिख सकते हो आप कि अल्फा और बीटा एलिमेंट यानी 1 और 4 एलिमेंट एच यूनियन के में तो जाएंगे ही जाएंगे।
उनको जाने से नहीं रोक सकते। हालांकि अल्फा सिर्फ H के पास है और बीटा सिर्फ K के पास है, यानी 1 सिर्फ H के पास है, 4 सिर्फ K के पास है, पर 1,4 पक्की बात है जाएगा ही जाएगा किस में, H यूनियन K में। अगर ये लाइन समझ गए ना बच्चे तो थ्योरम बस अब तो अपने आप चलनी है। तो ध्यान से देखते जाओ, अल्फा और बीटा जाएंगे ही जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से H यूनियन K में। H यूनियन K को आप क्या लेकर चले हो, H यूनियन K को इस हिस्से में आप लेकर चले हो कि वो एक सब ग्रुप है। तो बच्चे क्या लिखेंगे, क्योंकि H यूनियन K क्वेश्चन में गिवन है इस वक्त, इज आल्सो अ सब ग्रुप, ये गिवन है कि ये एक सब ग्रुप है। और सब ग्रुप की अब मेन डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। सब ग्रुप का मतलब होता है वो खुद ग्रुप रहा होगा। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर H यूनियन K इटसेल्फ अ ग्रुप। तो ये पक्की बात है ग्रुप रहा होगा, यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी क्या करता होगा, सेटिस्फाई। मेन डेफिनेशन यही थी कि अगर कोई चीज सब ग्रुप है तो पक्की बात है वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो H यूनियन K अगर एक सब ग्रुप दिया हुआ है तो H यूनियन K पक्की बात है क्या होगा, खुद ग्रुप होगा। अब अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। बच्चे उसमें से पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर। और क्लोजर का मतलब क्या होता है, जो दो एलिमेंट आपके पास सेट में है उनका अगर आप ऑपरेशन लगा दो तो जो रिजल्ट बनेगा वो भी H यूनियन K मतलब उस सेट में होगा ही होगा। देखो क्लोजर के लिए हल्का सा बताऊं, मान लो H सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हो तो उससे कितने एलिमेंट मांगोगे, 2। तो आपने अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट H से मांग लिए। अब ये बीटा कंफ्यूज मत कर लेना, लो नाम अलग रख देता हूँ, A और B। और बच्चे अगर H सब ग्रुप है तो वो ग्रुप है, अगर वो ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लोजर का मतलब इन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन है। अब थ्योरमों के अंदर ऑपरेशन आपको पहले भी बताया गया है, थ्योरम्स में हम ऑपरेशन मल्टीप्लाई मानकर चलते हैं। अगर कुछ गिवन नहीं होता तो ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है। और वैसे कुछ भी लगा सकते हो, अब कुछ भी लगा दो, मान लो A और B के बीच में कुछ भी ऑपरेशन लगा दिया। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर H के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसके दोनों एलिमेंट के बीच में गिवन ऑपरेशन लगाने के बाद, अब ऑपरेशन कुछ भी डिफाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाया, बस इनको इकट्ठा कर दिया, तो जो रिजल्ट बनेगा पक्की बात है वो H में होगा ही होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर यही तो कहती है जो दो एलिमेंट H में है और अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इनके बीच में गिवन ऑपरेशन लगाने के बाद, अब नॉर्मली हम मल्टीप्लाई ही लगाते हैं अगर कोई ऑपरेशन गिवन नहीं होता, और मल्टीप्लाई का साइन डॉट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है, तो वो लगाने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो भी उस गिवन सेट में कंटेन करेगा। तो यहाँ H यूनियन के इस हिस्से में सब ग्रुप है तो वो इटसेल्फ क्या है, ग्रुप। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका प्रोडक्ट भी फिर किस में होगा, H यूनियन K में। तो यहां पर बस ये एक लाइन समझने वाली है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किस में लगा रहे हैं, H यूनियन K में। क्यों, क्योंकि H यूनियन K ग्रुप है और अगर वो ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिख सकते हो यहां से कि फिर अल्फा बीटा एलिमेंट जो भी रिजल्ट बनाएगा वो पक्की बात है किस में होगा, H यूनियन K में। अब यहां से इस एग्जाम्पल को कैरी मत करना क्योंकि बच्चे यहां पर वो चीज ग्रुप भी नहीं है। देखो H क्या होना चाहिए, सब ग्रुप। सब ग्रुप का मतलब वो खुद ग्रुप होना चाहिए। अब ये ग्रुप है ही नहीं एक्चुअल में, वो तो सिर्फ समझने के लिए थी ये बातें। तो यहां तक के लिए तो वो एग्जाम्पल सही है, उसके बाद अब यहाँ की बातें आपको खुद ही डायरेक्ट समझनी है। तो बच्चे बड़े आराम से इस बात को समझो। और यहाँ के बाद जो लाइन लिखी है तो नीचे से कट रही है लाइन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चे, आप अपने नोट्स में बाय क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद लिखोगे कि फिर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो भी इसमें होगा। तो मैंने जो नीचे लाइन लिखी थी वो ये लिखी थी कि फिर अल्फा बीटा किस में चला गया, H यूनियन K में। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल को रिलेट तो मत करो पर एक बात को समझने की कोशिश करो। बच्चे मान लो अल्फा और बीटा मिलकर जो एलिमेंट बनाते हैं उस एलिमेंट का नाम मान लो 5 है। अल्फा और बीटा, हालांकि तुम्हें पता है कि 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, चलो 4 ही ले लो। 1 इंटू 4 4 बनेगा और 4 पक्की बात है H यूनियन K में है और तुम्हें दिख भी रहा है। तो बच्चे यहां के बाद ये जो लाइनें लिखी थी हमने कि 1 और 4 अगर H यूनियन K में है तो 1 इंटू 4 यानी 4, वो भी किस में होगा, H यूनियन K में। देखो ये एग्जाम्पल मैं इसके साथ कैरी कर रहा हूँ वो गलत है क्योंकि H और K सब ग्रुप है ही नहीं एक्चुअल में, वो सिर्फ तुम्हें इतनी बात समझाने के लिए था। पर कुदरती अब जो रिजल्ट बन गया वो इसमें से समझ आ रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। 4 जो है वो H यूनियन K में तुम्हें दिख रहा है। तो यहां से आप 2 लाइनें बना सकते हो, वो क्या
कि अगर इस रिजल्ट का नाम 4 है और 4H यूनियन K में है तो पक्की बात है वो 4 या तो H से आया होगा या K से आया होगा। देख लो ये वाला 4 जो कि इसमें प्रेजेंट है वो 4 या तो K से आया होगा या H से आया होगा, किसी एक से आया होगा। तो बच्चे इसके बाद एक लाइन क्या लिखने सकते हैं हम, तो मैं ऊपर से मिटो रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखते जाना। तो आपके नोट्स में आपने यहाँ तक लिख लिया फिलहाल। तो ये थ्योरम बड़ी थी, इंपॉर्टेंट थी, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इस लाइन के बाद काम करवा रहा हूँ, तो इस लाइन को एक बार वापस लिख रहा हूँ। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू चल रहा है H यूनियन K, यानी 4 बिलोंग्स टू दिस। और इसके बाद आप दो केस बना सकते हो, या तो ये अल्फा बीटा जो 4 है वो H में रहा होगा, हमें नहीं पता किस में रहा होगा पर किसी एक में जरूर रहा होगा। भाई कोई चीज अगर यूनियन में होती है तो पक्की बात है वो किसी एक में तो रही होगी, तभी तो यूनियन में आई है, क्योंकि यूनियन में तो हम सब कुछ लेते हैं, चाहे वो एक के पास हो और एक के पास ना हो। अब ये पूरा रिजल्ट अगर इसमें है तो ये रिजल्ट या तो H में से आया होगा या K में से आया होगा। तो यहां से दो केस बन गए, आइदर ये इसमें से या फिर ये अल्फा बीटा किस में से रहा होगा, K में से रहा होगा, किसी एक में जरूर रहा होगा, तभी तो ये पूरा एलिमेंट यूनियन में बैठा हुआ है। अब इतनी लाइन लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ काम करना है और यहाँ पर भी कुछ काम करना है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या काम किया, क्वेश्चन में आप लिख चुके हो कि H एक सब ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि H हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप। क्यों यहाँ पर H के बारे में लिखा, क्योंकि ये एलिमेंट फिलहाल हम किसका लेकर चल रहे हैं, H का, कि अगर ये H का हुआ तो। अब H क्वेश्चन में क्या है, सब ग्रुप, वही सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन। अगर H सब ग्रुप है तो H इटसेल्फ ग्रुप, तो पक्की बात है H ग्रुप होगा। और अगर ग्रुप होगा तो बच्चे अल्फा देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा किस में है, H में, तो क्या लिखोगे, क्योंकि अल्फा H में कंटेन कर रहा है, हम लिख चुके हैं। अगर अल्फा H में कंटेन कर रहा है तो इसका इनवर्स भी H में होगा ही होगा। ये कहाँ से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में H सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो बेसिक डेफिनेशन H खुद क्या होगा, ग्रुप। और अगर H ग्रुप होगा तो जो भी एलिमेंट H के पास हैं उनका इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी फिर इसमें प्रेजेंट होगा। तो अगर अल्फा नाम का प्राणी H में है तो अगर H ग्रुप है तो इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट का इनवर्स यानी अल्फा इनवर्स भी किस में होगा, H में होगा ही होगा। तो ये लाइन आप लिख पाओगे। अब ध्यान से सुने, अल्फा इनवर्स भी H का, और हम ऊपर मानकर चले हैं कि शायद अल्फा बीटा भी किसका है, H का। तो इन दोनों लाइनों को इकट्ठा बुला लिया, तो क्या लिखा, अल्फा इनवर्स भी H का और अल्फा बीटा भी किसका है, H का। और बड़े आराम से सुनना, ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, ये मत समझो ये दो हैं, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक एलिमेंट बन चुके हैं। ये एलिमेंट H में, ये एलिमेंट H में, और H सब ग्रुप है तो इटसेल्फ अ ग्रुप। और अगर इटसेल्फ अ ग्रुप तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इसका और इसका प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो भी H में होगा ही होगा। जैसे यहाँ बिठाया था कि अगर अल्फा और बीटा कोई दो एलिमेंट इसमें हैं, ये चीज अगर सब ग्रुप है तो वो ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इस सेट में बिलोंग करेगा। तो बच्चे ये एलिमेंट भी H में, ये एलिमेंट भी H में, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है, H इज सब ग्रुप सो इटसेल्फ अ ग्रुप, वो ऊपर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगाओगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, और जैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओगे बच्चे तो ये रिजल्ट आपको बनाकर देगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अल्फा इनवर्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू H, तो ये वाला पूरा रिजल्ट प्रोडक्ट होने पर जो रिजल्ट बनेगा वो भी पक्की बात है किस में होगा, उस सेट में होगा। सेट का नाम क्या है, H। अब बच्चे इसमें एसोसिएटिविटी लगा दो, क्यों, क्योंकि H सब ग्रुप है, इटसेल्फ ग्रुप, अगर ग्रुप है तो वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी रखेगा। तो यहाँ पर रीजन में लिखोगे बाय एसोसिएटिविटी, और जैसे ही एसोसिएटिविटी लगाओगे तो ब्रैकेट शिफ्ट कर दोगे, तो बाय एसोसिएटिविटी। तो बच्चे ये लाइन मेरे को चाहिए, तो मैं इतना इतना पोर्शन मिटो रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में तुम्हारे को नहीं तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट शिफ्ट हो गया किस पे, अल्फा इनवर्स अल्फा पे, बीटा बाहर हो गया, बिलोंग्स टू H। एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 बन गई, इंटू बीटा चली रहा है, बिलोंग्स टू H। और बच्चे 1 इंटू बीटा बीटा, तो बीटा किस में चला गया, H में। और यहाँ पर थोड़ा सा रीजन लिखना चाहो तो लिख देना बाय
इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये लाइन अपने सीधी लगा लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे। बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि H सब ग्रुप है तो इट्स सेल्फ अ ग्रुप, तो 4 प्रॉपर्टी उसमें है। बिट्टा किस में चला गया? H में, जबकि बिट्टा तो गिवन है कि पक्की बात है वो H में नहीं है, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चे ये लाइन मेरे को चाहिए, ये याद रखना। इक्वेशन 1 में अल्फा कह रहा है H में है पर अल्फा K में नहीं है। चलो यहां तक तो पहुंच गए आराम से, ये स्कोर कर लेते हैं। सेम कॉपी, अल्फा बीटा अगर K में है और K क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? सब ग्रुप, और अगर K सब ग्रुप है तो इट्स सेल्फ अ ग्रुप। तो अब तो लाइनें समझ आने लग गई होंगी। तो K इट्स सेल्फ अ ग्रुप, और अगर K ग्रुप है तो बच्चे इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो ध्यान से देखो, केस सेकंड के अंदर बिट्टा किस में है? K में। अगर बिट्टा K में प्रेजेंट है और K ग्रुप है तो वो चारों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का इन्वर्स रखेगा। तो बिट्टा इन्वर्स भी किस में हो गया? K में। फिर वही बात, अल्फा बिट्टा भी किसका लेकर चले हैं? माना K का, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि अल्फा बिट्टा भी किसका है? K का, और बिट्टा इन्वर्स भी किस में है? K में, और K एक सब ग्रुप है तो इट्स सेल्फ अ ग्रुप। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका जो रिजल्ट बनेगा वो भी K में होगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो काम इधर किया था वही काम उधर कर दिया। इधर अल्फा था H में, क्योंकि इधर यहाँ पर अल्फा H में था तो उसका इन्वर्स लिखा, यहाँ पर बिट्टा था तो बिट्टा इन्वर्स लिखा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो बच्चे ये बनेगा अल्फा बिट्टा, और बिट्टा इन्वर्स का यहाँ पर रिजल्ट में प्रोडक्ट कर दिया, और पक्की बात है वो भी किस में होगा? K में। फिर इसमें एसोसिएटिविटी लगा दी, तो साइड में रीजन लिखना चाहो तो बाय एसोसिएटिविटी। तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ बच्चे, बस थ्योरम खत्म ही है। बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, अल्फा बिट्टा बिट्टा इनवर्स बिलोंग्स टू K, इसकी वैल्यू 1। तो बारी बारी मत लिखो चाहिए, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी ये 1 बन गया तो अल्फा इंटू 1, और कुल मिलाकर अल्फा किस में चला गया? K में। अब सुनो जो लाइन मैं समझाना चाहता हूँ, ये करते करते बिट्टा H में चला गया और ये करते करते अल्फा K में चला गया। दोनों ही बातें एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? बिट्टा H में, जबकि क्लियरली लिख चुके हैं बिट्टा तो H में प्रेजेंट है नहीं है, तो यहां पर तो क्या लिखेंगे? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। किस समीकरण का? समीकरण 2 का, क्योंकि हम क्लियरली लिख चुके हैं कि बिट्टा नाम का बंदा H में नहीं है, जबकि हमारा तो आ गया बिट्टा किस में है? H में। आना ही था, हम गलत ही तो मानकर चले थे। हम मानकर चले थे कि H K में कंटेन नहीं कर रहा, तो सही बात क्या है? H K में कंटेन करेगा। तो या तो H K में कंटेन करेगा, और अगर इस केस की बात करें तो अल्फा किस में चला गया? K में, जबकि क्लियरली लिख चुके हैं अल्फा तो K में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर लाइन लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है, क्योंकि समीकरण 1 ने बोल दिया है कि अल्फा K में नहीं हो सकता, पर हमारा तो तरीके से अल्फा K में चला गया, तो हमने मानना ही गलत था। तो हमने क्या गलत माना था? कि K H में कंटेन नहीं करता। तो सही बात क्या है? K H में कंटेन करता है। तो बच्चे थ्योरम का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। तो इसके बाद की मैं लाइनें लिखता हूँ, तो ये लाइनें इसीलिए बचा रखी थी, तो यहाँ तो लिखेंगे अपने, तो मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसके बाद आप जो लाइनें यहाँ पर कंप्लीट करेंगे वो करेंगे बच्चे। अब इसको आराम से घर पे पढ़ना बच्चे, या वीडियो को वापस चला लेना, आपको बातें समझ आ जाएंगी। इसके बाद तो लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है समीकरण 2 का, और सेम लाइन इसके साथ साथ चल रही है। इसके नीचे लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1। क्यों कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन इक्वेशन 1 का? क्योंकि इक्वेशन 1 में कह चुके हैं कि अल्फा K में नहीं है, पर यहां तो अल्फा K में आ गया। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो सही बात क्या है? कि H कंटेन करेगा किस में? K में। और यहां से क्या बनेगा? सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो माना वो गलत माना, तो फिर सही बात क्या है बच्चे? इधर से आएगा, दैट मीन्स K कंटेन इन H। और देखो ऊपर से आइदर और चल रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट आइदर और में है, या तो H K में है या K H में है। तो ओवरऑल लिख दोगे, दैट मीन्स आइदर H कंटेन इन K और K कंटेन इन H। तो बच्चे ये थ्योरम थी इंपॉर्टेंट, अभी पूरी नहीं हुई। कन्वर्स तो छोटा सा है, 1 मिनट का है, वो करवा देता हूँ।
तो बच्चे ये काम आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर में आने के चांसेस 101%। तो बच्चे पहला हाफ खत्म हो गया। अब हेडिंग लगाएंगे कन्वर्स। कन्वर्स में ये लाइन तो अपने को गिवन है और प्रूव करना है कि दो सब ग्रुप का यूनियन हमेशा एक सब ग्रुप होता है। तो हेडिंग लगा रहे हैं बच्चे कन्वर्स। तो ये मैं मिटो रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई बात समझ ना आए तो नंबर आपके पास है बच्चे, एनी टाइम कॉल करके आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, पेपर आपके होंगे, इस हाल में मत रहना कि पेपर नहीं होंगे। जुलाई के अंदर देखने को मिल ही जाएंगे बच्चे, और हो सकता है जून के लास्ट वीक में। पढ़ना शुरू कर दो। हेडिंग लगा लो कन्वर्स। कन्वर्स में अपने को इस बार गिवन है आइदर H कंटेन इन K और K कंटेन इन H। ये तो अपने को गिवन है और प्रूव करना है कि दो सब ग्रुप का यूनियन भी सब ग्रुप होगा। यानी इस बार ये लाइन प्रूव करनी है, क्या? H यूनियन K को प्रूव करना है बी ए सब ग्रुप, कि ये एक सब ग्रुप हो। अब ये बड़ा सिंपल सा केस है बच्चे। पहला केस ये ले लेते हैं। तो मानना केस फर्स्ट कि अगर H K में कंटेन कर रहा है, H कंटेन इन K, ऐसे ही लाइन लगाकर यहाँ पर केस करोगे सेकंड, जिसमें मान लोगे K किस में कंटेन कर रहा है? H में, क्योंकि आइदर हो रहा है, या तो ये केस होगा या ये केस होगा। हम दोनों ही केसों में शो कर देंगे कि इस केस में भी ये एक सब ग्रुप बनेगा और इस केस में भी एक सब ग्रुप बनेगा, बड़ा ही नकली तरीके से। देखो कैसे, H अगर K में कंटेन कर रहा है तो एक रफ डायग्राम अगर बनाऊं तो ये तो मेरा H हो गया और ये K हो गया। ऐसा ही होगा ना डायग्राम, देखो ध्यान से। इस वाले हिस्से के लिए डायग्राम यही बनेगा। H अगर K में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब H के सारे एलिमेंट K में, तो ये मैंने H बना दिया और बड़ा K बना दिया, क्योंकि K बड़ा है तो K को बड़ा बना दिया। H बिल्कुल पूरा पूरा K में जा रहा है। अब इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर अपने H सेट और K सेट का यूनियन कर दें, अगर अपने इस H सेट का और K सेट का यूनियन कर दें तो ओवरऑल K ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों सेटों को जोड़ देंगे। देखो H में मान लो 1 और 2 है, K में 1 2 3 4 है, तो जब यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 ही आएगा, यानी K आएगा। तो इस डायग्राम से H और K सेट का यूनियन करने पर ये बड़ा सेट बन जाएगा पूरा का पूरा, यानी K बन जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि K तो सब ग्रुप है, तो रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि K इज अ सब ग्रुप। अगर K सब ग्रुप है, अगर RHS सब ग्रुप है, तो LHS भी क्या होगी? सब ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? देयरफॉर H यूनियन K इज अ सब ग्रुप। ये लो, ये पार्ट तो खत्म हो गया, यही तो प्रूव करना था। अब इधर आ जाओ, इसके लिए डायग्राम उल्टा बन जाएगा। ये बनेगा जी K और ये बनेगा H, क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग H बड़ा है, H को बड़ा बना दिया। और इसमें भी डायग्राम को देखकर बताओ, क्या नहीं लिख सकते हम H यूनियन K? जब इन दोनों सेटों का यूनियन करोगे तो H आएगा, और क्वेश्चन में H क्या है? सब ग्रुप। तो रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि H इज अ सब ग्रुप, ये तो गिवन है, H एक सब ग्रुप है। और अगर H सब ग्रुप है, RHS सब ग्रुप है, तो LHS भी क्या होगी? सब ग्रुप। देयरफॉर आप लिख सकते हो H यूनियन K इज आल्सो अ सब ग्रुप। तो बच्चे ये थ्योरम कंप्लीट। तो कन्वर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका पहला हाफ इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का क्या किया बच्चे? यूज़ किया। तो बच्चे इतना काम आप लोग पढ़कर आएंगे। कल हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करके सब ग्रुप खत्म कर देंगे। उसके बाद इसी के अंदर आगे हेडिंग है साइक्लिक ग्रुप, वो कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो थैंक यू क्लास।